हेलो एवरीवन, मैं आनंद कुमार फिर से आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल उन्नति एकेडमी बलवाहट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर से आज हम जो अपने केमिस्ट्री के जो रासायनिक अभिक्रिया के जो क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ रहे थे, 50 तक हम लोग किए थे और 50 के बाद जो 51 नंबर के क्वेश्चन से हमें आज और आगे बढ़नी है, तो हम उस क्वेश्चन के हर एक ऑब्जेक्टिव को बेहतर ढंग से डिस्कस करने का काम यहाँ पे करेंगे और ये चाहेंगे कि ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए 2023 जो आप लोग का एक 10th का बोर्ड का एग्जाम है, जिसके अंदर आप लोग छलांग मारने वाले हैं, उसके अंदर ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है सीएनजी। सबसे पहले जब इस सीएनजी के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना कि आप अपने प्रेमी का याद रखते हैं जितना बेहतर ढंग से। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सा गैस? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के कौन कौन से अवयव है? पहला है हम लोग का मीथेन, इथेन और प्रोपेन। बताया जाता है कि ये तीनों के तीनों सीएनजी के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये तीनों के तीनों गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है, कार्बनिक कंपाउंड है और ये तीनों का तीनों जो है, जिसका सूत्र भी हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है? मीथेन का CH4, अगर इथेन का बात करें तो C2H6 और प्रोपेन का बात करें तो C3H8 जो होती है, ये इसकी सूत्र होती है। और ये तीनों का तीनों हमारे सीएनजी के अंदर हमें देखने को मिलता है। जबकि 52 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन है? एलपीजी। फिर से इसका फुल फॉर्म आपके लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम इस एलपीजी के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो ये हमारे घर के अंदर भी यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसके अंदर का मुख्य अवयव प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और बताया जाता है कि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों, हालांकि ज्यादातर ब्यूटेन उसके अंदर देखने को मिलता है, तो बताया जाता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन जो होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? एलपीजी के अंदर। इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा ए और बी दोनों जाएगा। फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है कि एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगाया जाता है? बताया जाता है कि दोस्तों कि एलपीजी के अंदर ऐसी कोई भी स्मेलिंग जो होती है, गैस के अंदर खुद का स्मेलिंग नहीं है। इसके अंदर उस रिसाव को पता करने के लिए एथिल मार्केप्टेन का यूज किया जाता है। दोस्तों किसका यूज किया जाता है? एथिल मार्केप्टेन का यूज किया जाता है, जिसके कारण वो एलपीजी जो हमारे लिए बताया जाता है कि एक दहनशील, ज्वलनशील, खतरनाक पदार्थ होता है। दोस्तों अगर इसके अंदर ये चीज नहीं रहता तो कहीं भी अगर एलपीजी गैस का रिसाव होता और थोड़ा सा भी वहां पर आग की खबर होती तो वो आग दौड़ जाती दोस्तों उस एलपीजी के कारण। इसलिए कि उसके अंदर ये एथिल मार्केप्टेन यूज किया गया ताकि घर के अंदर अगर कहीं भी रिसाव हो तो हम उसको तुरंत पकड़ सके या रोक सके। 54 नंबर का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन पूछा जाता है दोस्तों कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दोस्तों अगर बात करते हैं आगे 55 नंबर के क्वेश्चन का, देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन एक लास्ट स्पेस का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? 55 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं? दोस्तों तो निम्न में से जो है एक ऑप्शन यहाँ पर शायद AgBr जो है, जो आपका आंसर होता वो यहाँ पे मिस हो चुका है। और वो डी नंबर का ऑप्शन जो है AgBr, ये फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर AgBr जो होता है, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन के बारे में जब दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 55 के बाद जो 56 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो 56 नंबर का क्वेश्चन अब लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन हो गया। दोस्तों यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू आपको समझना या तो थोड़ा सा आसान होता है या थोड़ा सा आपके लिए एग्जाम में टफ होता है, पढ़ने में भी थोड़ा सा टफनेस आती है। दोस्तों लिखा हुआ कि लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण दोस्तों हम संकेत पहले लिख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो होगा, उसके अंदर थोड़ी सी वाटर की जो मात्रा
मात्रा है वो दोस्तों ज्यादा है, तो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल तो अम्ल ही है दोस्तों, इस डालने से क्या होता है, तो सही उत्तर पे बताया जाता है कि निशान लगाने के लिए दोस्तों हमारे टीचर हमें बताया करते हैं कि जब इस आयरन को इस HCl के साथ हम विक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो FeCl2 बनता है दोस्तों, और इस दौरान हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फुर हो जाती है इससे, तो बताई जाती है कि सही उत्तर का निशान लगाइए। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड दोस्तों बनने का काम पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड दोस्तों साफ गलत है दोस्तों, कोई अभिक्रिया नहीं होता, अभिक्रिया तो हो रहा है दोस्तों। और अगला बोला है कि आयरन लवण एवं जल बनाता है, ऐसा कोई भी इसके अंदर सांकेतिक नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका जो है वो यहाँ पे सही जाएगा। और बताया जाता है कि जब हम लोहे के चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का दोस्तों वहां पे निर्माण हमें देखने को मिलता है। 57 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में, किसका बात कर रहा है दोस्तों, PbNO3 के बारे में, लेड नाइट्रेट के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है। जब इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों तो बताया जाता है कि परख नली में लेकर गर्म करने पे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, वो किसके कारण से, तो जब इसको गर्म करते हैं तो बताया जाता है कि लेड का ऑक्साइड बनता है दोस्तों, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बाहर निकालती है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। ये अब क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या याद रखना होगा, इस PbNO3 का अभिक्रिया आपको दोस्तों याद रखना होगा, और वो भूरे रंग के धुआं उत्सर्जित करते हैं वो किसके कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास 58 नंबर का है। जब इस 58 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों तो फिर लिखा हुआ है कि परख नली के अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोस्तों क्या कौन सा हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहा है। और अमोनियम क्लोराइड के बारे में जब बात किया जा रहा है NH4Cl, इसका सूत्र भी आपको याद रखना जरूरी है। बताया जाता है कि इसका 2:1 के अनुपात में जब इसको मिलाया जाता है, यानी इस दोनों को मिलाने के बाद प्रणाली को छूने पर ठंडा महसूस होता है। यहीं पे ये हिंट कर दिया है कि कैसा लग रहा है दोस्तों, ठंडा लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऊष्मा क्या होगा दोस्तों, तो बताया जाता है कि अगर गर्म लगता है तो इसका मतलब हीट बाहर निकाल रहा है, और अगर ठंडा लग रहा है तो इसका मतलब वो हीट को लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए तो उसका प्रणाली दोस्तों क्या है, ठंडा है। इसलिए कि इसका आंसर ऊष्माशोषी अभिक्रिया के तौर पे जाएगा दोस्तों। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने के बाद थोड़ा सा टफ होता है, हालांकि एग्जाम में आने की चांस पहले कम थी, लेकिन अब आपके पास जो नया शिक्षा मंत्री प्रोफेसर साहब आए हैं वो थोड़ा सा ज्ञानी है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन को वो एग्जाम में रेल दे। आगे क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन जो है वो है 59 नंबर का क्वेश्चन। मैग्नीशियम के रिबन को जब रेगमाल से रगड़ कर हम दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखरी होती है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को काफी चमकीला बनाया जाता है, और सभी उत्तर सत्य है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सभी उत्तर सत्य हो। बताया जाता है कि मैग्नीशियम जब खुली हवा में उसको हम छोड़ देते हैं तो उस मैग्नीशियम का मन बढ़ जाता है, और मैग्नीशियम के मन बढ़ने से वहां पर दोस्तों वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम के रिबन के सतह पर बताया जाता है कि रेगमाला के द्वारा घसा जाता है, जिससे ऑक्साइड जो होती है वहां की हट जाती है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा दोस्तों। 60 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि नमक के घोल में यानी NaCl के घोल में दोस्तों जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को डाल दिया गया दोस्तों तो बताया जाता है कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रेसिपिटेशन होता है। AgCl का एक प्रेसिपिटेट आता है दोस्तों। ये जो होते हैं एक ये जो अभिक्रिया है ये दोस्तों आपको याद रखने वाली बात है, कल भी हम क्वेश्चन में इस अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किए थे, और बताया जाता है कि AgCl के बाद सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जो होती है वो यहाँ पे बनने का काम करता है दोस्तों। और ये जो हमारे पास अवक्षेपण होती है तो हम इसलिए ये क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम पे जानेंगे। तो अब क्योंकि हम विस्थापन को भी जान चुके हैं, संयोजन को भी जान चुके हैं, और उदासीनीकरण को इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं
दोस्तों। 61 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो लिखा गया है क्या कि कॉपर के चूर्ण को, किसके चूर्ण को, कॉपर का जो बड़का ठोस चीज था उसको पीस पीस के उसका चूर्ण बना दिया, और उस चूर्ण को वायु में जब गर्म करने पर उसके सतह पे कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। और इस परत का रंग कैसा है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली याद रखने वाली है। रंग के ऊपर बात करती है, काला रंग का बताया जाता है कि परत उसके ऊपर बनना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 62 नंबर का लिखा हुआ है क्या कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जस्ता आओ रे और इसके ऊपर H2SO4 डालो रे, और जब इस पे डाले और इससे पूछे बता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो बोला गया कि ये अम्ल डालने पे कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। अभिक्रिया करवा के देख लेते हैं। यहाँ पर ZnSO4 मोहब्बत से बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस को दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, निकालने का काम करेगा। कौन सा गैस दोस्तों, हाइड्रोजन। ऐसे भी हमें ये चीज याद रखनी है दोस्तों कि क्या धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रियाएं होती है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस आसानी से बाहर निकलने का काम करता है, मन नहीं लगता है, वो कहता है कि हमको यहाँ से निकलने दो, और बनता भी वही है, इसलिए वहां से वो बाहर निकलने का काम करता है। जब दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो लिखा हुआ अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे प्रणाली में जमा होता है, इसके आयतनों का क्या संबंध होगा दोस्तों। तो हम जानते हैं कि उसके अंदर H2O तो है, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चलिए ठीक है निकलेगा, लेकिन अम्ल से भी हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब हो कि ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में अगर हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन के दुगुना होगा। फिर ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन के बराबर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस, ये भी आपका नहीं हो सकता। ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन के 1/4, ये भी नहीं हो सकता। आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, हाइड्रोजन गैस के आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन के दोस्तों क्या होते हैं, दुगुना हमें देखने को मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 64 नंबर का क्वेश्चन। जब इस 64 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ क्या कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा में, आपका एक क्रियाशीलता श्रेणी है दोस्तों जिसपे हम कभी जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम देखेंगे जो पोटासियम से स्टार्ट होने के बाद नीचे की ओर उसका क्रियाशीलता घटता है। जब उस क्रियाशीलता को आप याद रखिएगा, और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, बताया जाते हैं कि वो आपके केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों। अगर वो आप उसको याद करके रखते हैं तो बहुत सारा सवाल तो आपको ऐसी ही चुटकी में बन जाएगा। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, कॉपर जो होता है उसका क्रियाशीलता कम होता है, जबकि जिंक और लेड की क्रियाशीलता दोस्तों क्या होती है, अधिक होती है। कॉपर की क्रियाशीलता इसलिए कम होती है क्योंकि हम जानते हैं कि ये जल्दी H2O से भी रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए कि तो इसकी क्रियाशीलता कम होने की वजह से हम इलेक्ट्रिक वायर सब बनाने का काम करते हैं दोस्तों, जबकि जिंक और लेड की क्रियाशीलता इसके मुकाबले में अधिक होता है दोस्तों। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कौन सी प्रक्रिया है, जब मैग्नीशियम रिबन के अंदर दहन करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन का औकात ही बदल जाता है, और वो औकात बदलता है किसके कारण दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के कारण। ये सब तो आपके लिए भी आसान होगा। 66 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जब, तो लिखा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन का मतलब अगर मैग्नीशियम रिबन को फिर से प्राप्त कर लेते जलाने के बाद भी, तब वो भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन का तो सवाल होता ही नहीं है दोस्तों। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पे किस प्राकृतिक का लौह उत्सर्जित होता है दोस्तों, तो बताया जाता है कि वहां पर श्वेत और चमकदार जो होती है दोस्तों, वहां पे हमें मैग्नीशियम रिबन को दहन करने के बाद हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम दोस्तों जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भौतिक परिवर्तन आदि वस्तुओं की प्राप्ति फलित वस्तुओं की क्रिया के उलटने पर, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की मतलब कहने का मतलब रिवर्सिबल होता है, सीधी सी बात है। क्या कह रहा है कि रिवर्सिबल होते हैं, तो बताया जाता है आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यक नहीं, आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, क्रिया का उलटना संभव ऐसा नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में यानी हम जानते हैं कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आगे चल जाएगा तो फिर पीछे लौटने की उसके पास टेंडेंसी होती है। तो परिवर्तन में आदि वस्तुओं की प्राप्ति फलित यानी प्रतिफल वस्तुओं से क्रिया के उलटने पर आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यक नहीं, आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, क्रिया का उलटना संभव नहीं है। कोई देखो
आदि वस्तु मिलना, यानी कहने का मतलब कि इसके अंदर अगर बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। 67 नंबर क्वेश्चन के बारे में जब बात करते तो लिखा हुआ भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु, यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास हाइड्रोजन का गैस और आयोडीन का गैस है तो इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी ये रिएक्शन जब इधर चल गया तो क्या इससे ये प्राप्त होती है, मिलती है, तो बताया जाता है कि जी हाँ, वस्तु की क्रिया के उलटने पर वो आदि वस्तु हमें मिल पाती है। कोई आवश्यक नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। 68 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो लिखा हुआ लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसका, लेड नाइट्रेट के बारे में बात किया गया दोस्तों। लेड नाइट्रेट को किसके साथ, KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब विलयन में मिलाया गया तो एक अपक्षेपण बनता है दोस्तों। किसका बनता है, लेड आयोडाइड का एक अपक्षेपण बनता है और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट हमें प्राप्त होती है और वहां पे बताई जाती है कि वो किस प्रकार की होती है, श्वेत प्रकार का हमें वहां पर अपक्षेपण देखने को मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जब 69 नंबर के बारे में हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर श्वेत आपका नहीं होगा, भूरा भी नहीं होगा। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो ये अपक्षेपण मिलता है दोस्तों वो हमें कैसा मिलता है, पीला कलर का मिलता है, नीला भी आपका नहीं मिलता है दोस्तों। मैग्नीशियम रिबन में वायु के दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है, जिसके अंदर हमें कैसा उजला रंग दिखाई देने का मिलता है। उजला ऑक्साइड जो उसकी प्राप्ति होती है वो कैसा होती है दोस्तों, उजला हमें देखने को मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि श्वेत सिल्वर क्लोराइड के अंदर, यानी Ag, अब बोल भी दिया है AgCl के बारे में कि वो कैसा है, श्वेत है, और ये AgCl2 जो होती है सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो बताया जाता है कि सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl में टूटने के कारण, तो उसके बाद बताया सिल्वर क्लोराइड के Ag के बनने पर, यानी Ag के बनने पर उसके बाद सिल्वर क्लोराइड का Cl के उत्पन्न होने पर, और इनमें से सभी उत्तर सही है दोस्तों। तो सिल्वर क्लोराइड को जब तोड़ते हैं तो ठीक है कि Ag और Cl में ये टूटता है, इसका वियोजन होता है। सिल्वर क्लोराइड का Ag के बनने पर सिल्वर क्लोराइड का Ag बनना भी ऐसा दिखाया जाता है, क्या बोला गया कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, सिल्वर क्लोराइड का Cl के उत्पन्न होने से, क्लोरीन गैस उसके अंदर जो उसके अंदर उत्पन्न होता है इसके कारण। तो अगर हम ये बात करें कि ClAg और Cl2 यहाँ पर प्राप्त हो, ऐसा सिल्वर क्लोराइड के Cl के उत्पन्न होने पे ऐसा भी नहीं होता दोस्तों। सिल्वर क्लोराइड के Ag बनने पर ऐसा भी नहीं होता। वियोजन अभिक्रिया होता है, टूटने वाली अभिक्रिया होता है, विघटन अभिक्रिया कहलाता है ये AgCl जो होती है। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि Ag और Cl का वियोजन होता है, इसके कारण ऐसा ये होता है। 71 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करती है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। 75 बार पूरे साइंस के ऑब्जेक्टिव में ये आएगा, जिसमें आपको बताना होगा कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही तो हमारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो होती है वो संभव हो पाती है दोस्तों। 72 नंबर का क्वेश्चन है अंगूर का किण्वन किस प्रकार का ये है, तो हम जानते हैं अंगूर के अंदर अगर किण्वन होगा तो एक रासायनिक घटना देखने को मिलता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक तो हो ही नहीं सकता और ना ये हो सकता है। यानी कहने का मतलब आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर का यहाँ पर जो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, रासायनिक, क्या है दोस्तों, रसायन। जब उस रासायनिक चैप्टर के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ का सारा ऑब्जेक्टिव आज हम खत्म कर चुके हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का था वो सारा का सारा आपका बन चुका है दोस्तों। इसको आप सही से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों। और हम चाहते हैं कि अगर बेहतर आपको लगे तो आप अपने अगल बगल पड़ोसन सबको भी भेज के उसको भी अपना लाभ उठवाइए, ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़ सके दोस्तों। तो इस लेके आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मौज करते रहिए।